आज का क्लास 10th के लिए जो हमारा स्टडी पॉइंट है, हमारा अध्ययन करने का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है डार्विन थ्योरी, जिसे हम डार्विनिज्म कहते हैं और नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। हिंदी में अगर कहें इसे तो डार्विनवाद होता है। तो डार्विन का जो पूरा नाम है वो चार्ल्स डार्विन कहा जाता है और इन्होंने जैव विकास के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि जीवों का विकास कैसे कैसे होता है, कैसे एक समान प्रकार की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के और जटिल जीवधारियों का निर्माण होता है। ये डार्विन अपनी थ्योरी में बताते हैं। तो डार्विन ने जैव विकास के लिए कुछ सिद्धांत दिया, कुछ थ्योरी बताई। उस थ्योरी के अनुसार अब हम स्टडी करते हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ। तो डार्विन ने जो पहला सिद्धांत बताया, प्रथम सिद्धांत बताया, वो है इनॉर्मस फर्टिलिटी। इसकी इंग्लिश होती है, एक और इसकी इंग्लिश बनेगी ओवर रिप्रोडक्शन। ओवर रिप्रोडक्शन इसकी हिंदी होती है जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता। दूसरा सिद्धांत है डार्विन का, जो दूसरा थ्योरी है वो स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, और इसी को हम एक और सिद्धांत बना सकते हैं स्ट्रगल फॉर लाइफ। इसकी हिंदी होगी जीवन संघर्ष। अब जीवन संघर्ष कितने तरह का होता है? डार्विन के अनुसार जो जीवन संघर्ष होता है जीवधारियों में वो 3 तरह का होता है। 3 तरह में एक है इंट्रा स्पेसिफिक सजातीय संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक विषम जातीय संघर्ष, और इन्वायरमेंटल मीन्स होता है वातावरणीय संघर्ष। इसके बाद आते हैं थर्ड रूल। डार्विन का जो थर्ड रूल है वो है वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। वेरिएशन माने विभिन्नता और इनहेरिटेंस माने होता है वंशानुगति। तो डार्विन का जो थर्ड रूल है वो है विभिन्नता एवं वंशानुगत। अगले रूल की अगर हम बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स होता है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये डार्विन का 4th रूल है जैव विकास के लिए। अगला जो रूल है डार्विन का वो है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नए जीव जातियों की उत्पत्ति या प्राकृतिक वर्ण द्वारा नए जीव जातियों की उत्पत्ति। तो ये जो सिद्धांत दिया डार्विन ने अपनी एक पुस्तक में दिया था और उस पुस्तक का नाम था ऑन द ओरिजिन। पुस्तक का नाम उसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मैन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये रहा डार्विन का बुक, जिसमें क्या था, डार्विन ने ये सिद्धांत दिया। तो डार्विन के सिद्धांत को हम फिर से एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए जैव विकास के लिए। तो पहला सिद्धांत तो मिला या डार्विन के द्वारा दिया गया वो था क्या, जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता। दूसरा सिद्धांत था जीवन संघर्ष। तीसरा सिद्धांत था भिन्नता एवं वंशानुगत। अगला सिद्धांत था योग्यतम की उत्तरजीविता, और लास्ट सिद्धांत था प्राकृतिक वर्ण द्वारा नए जीव जाति की उत्पत्ति। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह डार्विन ने जैव विकास के लिए अपने सिद्धांत को दिया। अब डार्विन के सिद्धांत एक एक सिद्धांत को हम समझते हैं
यहाँ पे कि डार्विन का जो सिद्धांत है वो कैसे नए जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ मान लेते हैं कोई अर्थ है, ये कोई अर्थ, इस अर्थ पे जीवों का फॉर्मेशन हो चुका, अर्थात जीवों का निर्माण हो गया है। और जैव विकास में पढ़ते क्या है, इन्हीं जीवों का जो पृथ्वी पे नए जीवधारी बने हैं उन्हीं जीवों का हमें क्या पढ़ना होता है, विकास, कि इनका विकास कैसे हुआ। तो यहाँ डार्विन का जो फर्स्ट रूल है वो जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता। अब मान लेते हैं पृथ्वी पर इतने जीवधारी बने हैं, ठीक है। अब इन प्रत्येक जीवधारियों का एक प्रॉपर्टी है कि वो जनन करते हैं, और जब जनन करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मतलब अपनी जनसंख्या, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये डार्विन का फर्स्ट रूल हो गया। तो आप लिखेंगे कि डार्विन के प्रथम सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर उत्पन्न हुए समस्त जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है, जिससे वह अपने ही समान नए नए जीवधारी उत्पन्न करते हैं। ये डार्विन का फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे नए जीवधारी बने तो यहाँ पे जीवों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई होगी। इस तरह जीवधारियों की संख्या बढ़ गई। कब, जनन के बाद। जनन के बाद जीवों की संख्या बढ़ गई, जीवों की संख्या बढ़ी। अब डार्विन का दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरा रूल क्या है, स्ट्रगल फॉर लाइफ या स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, जीवन संघर्ष। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी यहाँ हमने देखा कि जीवधारियों की संख्या मान लेते हैं 5 थी या 10 थी, जो भी थी। अब इन जीवों में जनन हुआ था, तो इनकी संख्या बढ़ गई थी प्रथम सिद्धांत के अनुसार। तो जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इनको क्या होगा, किसी चीज से संघर्ष करना पड़ेगा। और कौन कौन सी चीज से, वाटर के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, स्पेस के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, जगह के लिए संघर्ष, रहने के स्थान के लिए संघर्ष, जल के लिए संघर्ष, फूड भोजन के लिए संघर्ष। इन सारी चीजों के लिए इन्हें आपस में, इन सभी जीवधारियों को क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसी सिद्धांत को डार्विन ने क्या नाम दे दिया, जीवन संघर्ष। तो डार्विन के दूसरे सिद्धांत के अनुसार जनन क्रिया होने के पश्चात जीवधारियों की संख्या बढ़ी, और जीवधारियों की संख्या बढ़ने पर उनमें जल, भोजन और आवास के लिए क्या होने लगा, एक प्रतिस्पर्धा होना शुरू हुआ, जिसे हम जीवन संघर्ष कहते हैं। तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जीवन संघर्ष हमने कहा 3 तरह का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, जिसे हमने नाम क्या दिया था इसका, सजातीय। अर्थात सजातीय माने एक समान प्रकार के जीव, मतलब समान प्रकार के जीवों में जब जल, भोजन और आवास के लिए संघर्ष होता है तब उसे हम सजातीय संघर्ष कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि एक ही जातियों के विभिन्न जीवों के बीच जब जल, भोजन और आवास के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय। जैसे अब यहाँ पे एक रोटी का टुकड़ा फेंका गया यहाँ पे, और इस टुकड़े के लिए क्या होते हैं, डॉग एंड डॉग
के बीच में संघर्ष हो रहा है इस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए, अथवा मैन एंड मैन, मनुष्य और मनुष्य के बीच में रोटी के टुकड़े को पाने के लिए संघर्ष हो रहा है, मंकी एंड मंकी, कैट एंड कैट, इस तरह का जो संघर्ष होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, सजातीय संघर्ष होता है। अब इसके बाद जो दूसरा हमने पढ़ा था वो क्या था, इंटर, मतलब विषम जातीय संघर्ष क्या होगा, तो विषम जातीय संघर्ष क्या होता है, जब विभिन्न जातियों के जीवों के बीच, जब विभिन्न जातियों के जीवों के बीच में जल, भोजन और आवास के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, तब उसे क्या कहते हैं, विषम जातीय संघर्ष। अब जैसे मान लेते हैं कि एक रोटी का टुकड़ा है और इसके लिए डॉग भी है, कैट भी है, मंकी भी है, मैन भी है। अब इनमें क्या हो रहा है, एक विशेष तरह का संघर्ष, और क्या, विभिन्न स्पीसीज वाले जंतु हैं यहाँ पे, विभिन्न जातियों के जंतु यहाँ पाए जा रहे हैं और इस रोटी के टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, विषम जातीय संघर्ष। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो था इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल वातावरणीय संघर्ष। अब वातावरणीय संघर्ष क्या होता है, तो वातावरणीय संघर्ष माने वातावरण में उत्पन्न जो घटनाएं हैं, जैसे विंड वेलोसिटी है, तेज आंधी है, रेनफॉल है, तीव्र वर्षा है, स्टॉर्म है, और लैंडस्केप है, भूस्खलन है, अर्थक्वेक है, भूकंप है, ड्रॉट है, सूखा है। इस तरह से बहुत सारा क्लाइमेटिक फैक्टर होता है और उस क्लाइमेटिक फैक्टर से जो जीवधारी संघर्ष करता है उसे हम क्या कहते हैं, वातावरणीय संघर्ष। अर्थात इसमें एक या दो स्पीसीज की जीव की जरूरत नहीं है, सभी प्रकार के पृथ्वी पर उपस्थित जब सभी जीवधारी क्या करते, वातावरण के घटक से या वातावरण में उत्पन्न घटनाओं से जब प्रतिस्पर्धाएं करते हैं तो वो वातावरणीय संघर्ष होता है। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं किस तरफ, थर्ड रूल की तरफ। इसका डार्विन का थर्ड रूल क्या है, वेरिएशन, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, जिसकी हिंदी क्या होती है स्टूडेंट, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं और वंशानुगत, विभिन्नताएं और वंशानुगत होता है इसकी हिंदी स्टूडेंट। अब इसको फिर मान लेते हैं ये पृथ्वी हुआ, इस पे बहुत सारे जीवधारी पाए जा रहे थे, ठीक है, और इनके बीच में संघर्ष हुआ। अब संघर्ष के दौरान क्या होता है, किसी जीवधारी तो जब ज़्यादा मिला तो वो क्या हो गया, हेल्दी हो गया, मतलब स्वस्थ हो गया। किसी जीवधारी को फूड कम मिला, फूड कम मिल रहा है तो, और ये ज़्यादा है तो कम मिला तो वो क्या रह जाएगा, वीक रह जाएगा। इस तरह से तीनों संघर्ष के पश्चात जीवधारी क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, यही होता है विभिन्नता। तो डार्विन के तीसरे सिद्धांत के अनुसार जब जीवधारी विभिन्न प्रकार के संघर्ष करते हैं तो उनमें भोजन कम या ज़्यादा उपलब्ध होना शुरू होता है, और जिस जीवधारी को भोजन ज़्यादा मिलता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, और जिस जीवधारी को भोजन कम मिलता है वो कम डेवलप होता है। और इस तरह से उन सभी जीवधारियों में एक क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। एक सभी जीवधारी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं, तो ये भिन्नता हो गई। अब क्या है, जब ये सभी जीवधारी जनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो भिन्नता है, जो अभी वेरिएशन उत्पन्न हुआ था, ये वेरिएशन जब उनकी क्या हो, अगली जनरेशन, मतलब उनकी अगली नेक्स्ट जनरेशन में स्थानांतरित हो, अगली पीढ़ी में
स्थानांतरित हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, डार्विन के थर्ड रूल्स के अनुसार या तृतीय सिद्धांत के अनुसार जीवधारियों में संघर्ष के पश्चात विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और जब वो विभिन्नताएं उनकी अगली जनरेशन में स्थानांतरित हो जाती हैं, उनकी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसके पश्चात फोर्थ हम पढ़ते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये हमारा फोर्थ थ्योरी है, योग्यतम की उत्तरजीविता। अब यहाँ पे क्या होता है, इस योग्यतम की उत्तरजीविता के अनुसार जब जीवधारी क्या करते हैं, वातावरण में आते हैं या वातावरण में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें वातावरण के विभिन्न प्रकार के घटकों से संघर्ष करने के अलावा भी उनके लिए और भी अधिक जल, भोजन और आवास के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और वो अपने शरीर को वातावरण के प्रति अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं। और जो जीवधारी अपने शरीर को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेता है वो जीवधारी जीवित रह जाता है, और जो जीवधारी वातावरण के प्रति अपने शरीर को अनुकूलित नहीं कर पाता है उसकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ लिखोगे कि डार्विन के फोर्थ या चतुर्थ सिद्धांत के अनुसार वातावरण में उपस्थित वह जीवधारी जो अपने शरीर को वातावरण के प्रति अनुकूलित करते हैं, अर्थात अनुकूलित कर लेते हैं, वह वातावरण में जीवित रहते हैं, और जो जीवधारी अपने शरीर को या अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाते हैं उन सभी की डेथ हो जाती है। अर्थात वातावरण में ऐसे जीवधारी बचते हैं जो वातावरण से संघर्ष करते हुए अपने आप को वातावरण में जीवित रहने के लिए स्थापित करते हैं। ये है डार्विन का फोर्थ रूल। अब आते हैं फिफ्थ लास्ट रूल डार्विन का, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नए जीव जातियों की उत्पत्ति या प्राकृतिक वर्ण द्वारा नए जीव जातियों की उत्पत्ति। तो इस लास्ट सिद्धांत में हम लिखेंगे स्टूडेंट कि जब जीवधारी वातावरण के प्रति अपने शरीर को समायोजित कर लेता है, पूर्णतः समायोजित हो जाता है, तो प्रकृति में वो जीने का अधिकारी हो जाता है। अर्थात वो प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं, विभिन्न प्रकार की जो दशाएं हैं, सिचुएशन है, कंडीशन है, उसमें वो अपने शरीर को पूर्णतः अडॉप्ट कर ले जाता है, अनुकूलित कर ले जाता है, और एट लास्ट प्रकृति उसको क्या करती है, जीने के लिए छोड़ देती है, प्रकृति में वो जीवित रह जाता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, एक नए जीवधारी के रूप में सामने आता है। तो ये रहा डार्विन का थ्योरी। तो स्टूडेंट ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा नहीं, केवल 50% इसके आने का चांसेस होता है, लेकिन 80% जो चांसेस बनता है एग्जाम में आने के लिए यूपी बोर्ड में वो है लैमार्क की थ्योरी। और भी जो 90% चांस बनता है यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के लिए वो है न्यू लैमार्किज्म, लैमार्कवाद, और एक और छोटा क्वेश्चन है न्यू डार्विनिज्म। नौ लैमार्कवाद क्या होता है और नौ डार्विनवाद क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लैमार्क की थ्योरी आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बना फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर दोनों को मिला के कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनता है। जैसे
अगर एग्जाम में आ गया लैमार्क का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या लिखोगे? जीन बैपिस्ट डी लैमार्क। दूसरा है लैमार्क के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो लैमार्क के सिद्धांत को और उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लैमार्क की पुस्तक का नाम क्या है, तो लैमार्क की पुस्तक का नाम था फिजियोलॉजी जूलॉजिक था। अब यहाँ अगर आता है डार्विन का पूरा नाम क्या है, तो डार्विन का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन है। डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है, तो डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिनेशन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। अब डार्विन के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, तो डार्विन के सिद्धांत को नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। इस तरह से स्टूडेंट और भी अधिक एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेकिन ये चैप्टर इवोल्यूशन का चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे।